Assalamu alaikum students, my name is Zara Reis and today we are going to deal with initial theory chapters in our MA2 course. As you people very well know, after having MA1 experience, theory is an integral part of management accounting courses. You cannot separate theory with calculations and neither you can separate calculations with theory as well. सो हेयर इन दीज चैप्टर्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉलोअप में हैं या रिविजन में है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम न्यू डील कर रहे हैं यहाँ पर. सबसे पहली जो है वो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. अच्छा, मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं या प्रोसेस करते हैं या उस पर काम करते हैं, उसके बेसिकली 3 पर्पज़ होते हैं. वी नीड दिस इन्फॉर्मेशन ईदर टू प्लान, or we need this information either to control, or we need that information either for decision making purpose. अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिफ्रेंशिएट करें कि प्लानिंग क्या चीज़ है और कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है और डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं. बिकॉज फॉर इंस्टेंस वो आपको एक सिनेरियो दे सकता है और वो आपको कह सकता है कि ये प्लानिंग के अंडर आता है या कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग. हम तीनों में से कोई एक काम कर रहे होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Either we are planning for something like in budgeting or in standard costing, we planned for the things. फिर हम उस प्लान को एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करके ये पता करते हैं कि हम अच्छी चीज़ें अचीव की या हमने बुरा अचीव किया. फिर हम कुछ डिसीजंस लेते हैं उस बेसिस के ऊपर. तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर साइकिल एंड स्टेप्स इन डूइंग सो. तो लेट्स डील विद दोज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन तमाम काम को करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू एस्टेब्लिश एन ऑब्जेक्टिव. First, I will write down all the steps and then I will take a particular example and situation जिसमें मैं आपको एक एक steps बताऊंगी कि हम ये काम किस तरह से करते हैं. So, establish an objective first. After establishing that objective, develop strategies in order to achieve those objectives. कि हम किस किस तरीके से इस objective को achieve कर सकते हैं. ठीक है. कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा रिगार्डिंग ईच स्ट्रैटेजी यू हैव आइडेंटिफाइड इन पार्ट 2. स्टेप नंबर 4, मेक अ चॉइस. स्टेप नंबर 5, इम्प्लीमेंट. स्टेप नंबर 6, obtain actual results. Step number 7, compare your plans with your actual results. Step number 9, corrective actions should be taken. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनका समझाती हूँ कि हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, आप लोगों ने ACCA शुरू करना अटेम्प्ट करना शुरू करा. मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास में स्टूडेंट से पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑप्टिंग फॉर ACCA. आप ACCA क्यों करना चाहते हैं. कुछ लोगों का कहना होता है कि ईज़िली क्लियर हो जाता है. कुछ लोगों का कहना है हमें बाहर जाना है. कुछ लोगों का कहना है हम आगे CA करना है, इसमें एग्जाम्शंस मिल जाती हैं एंड सो. हर काम को करने का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस काम को करने का मकसद हमारा क्या है. बग़ैर मकसद के यू आर डायरेक्शन लेस. बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नहीं पता हम ये काम क्यों कर रहे हैं. तो आपको पता ही नहीं आप ये काम क्यों कर रहे हैं. तो कल को ये काम हो जाएगा तो जब उसके एक्चुअल रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, आप ये पता करने से कासिर हैं कि ये काम करने जिस वजह से शुरू किया था क्या वो वजह पूरी हो गई या नहीं हो गई. मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन में काम कर रहे होते हैं पर उनको वजह नहीं पता होती कि हम ये काम क्यों करें. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में भी लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आई हैव टू इंक्रीज़ माई प्रॉफिट बाय 20% बाय द एंड ऑफ 4 years. ये मेरा एक मकसद है, एक गोल मैंने सेट किया. अब जैसे ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारे मेज़ेस होते हैं जिसके अंदर हमें कहते हैं कि भाई यहाँ तक पहुँचना है. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं. आप कौन सा रास्ते से जाएंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है. कुछ रास्ते आगे जाने के बंद होते हैं, कुछ रास्ते ज़्यादा लेंदी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो इसी तरह अगर मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जी मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं कर सकती हूँ. मैं एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हूँ तो भी मुझे उम्मीद है मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. मैं एक और आउटलेट ओपन कर सकती हूँ. मैं किसी दूसरे शहर में जाके भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ. मैं कोई प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकती हूँ. मैं स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर्स ख़रीद सकती हूँ. तो आप आइडेंटिफाई करें कि अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ तक पहुँचने के कौन कौन से रास्ते आपके पास हैं. ऑब्वियसली हर रास्ता आपके बस का नहीं होगा. जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि 4 साल बाद 5 साल बाद मुझे अच्छी जॉब मिले, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. अब आप सोच रहे हैं मैं ACCA कर लूँ, मैं BBA कर लूँ, मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ. मतलब
यू आर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन डूइंग सो। अब उसके अंदर कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि मेरे लिए एक्सपेंसिव है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि ये लेंदी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। बिल्कुल इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन भी जब ये देखती है कि ये प्रॉफिट कमाने के ये तरीक़ेकार हैं, पर हर तरीका उसके लिए नहीं होता, तो उन तरीक़ों के लिए वो हर तरीके पे डेटा कलेक्ट करते हैं कि अगर मुझे ये स्ट्रेटजी अगर मैं ऑप्ट करूँ तो क्या ख़र्चे होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, कौन सी परमिशंस लेनी होंगी, किस किस किस्म के लाइसेंसेस चाहिए होंगे। मैं हर ऑप्शन को लेके डेटा कलेक्ट करूँगी और फिर मैं एक चॉइस करूँगी कि मुझे इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, और मैं उस एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे इम्प्लीमेंट कर दूँगी या उस पर काम करना शुरू कर दूँगी। इम्प्लीमेंटेशन किए हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स हमें मिले हैं और जो हमने प्लान किए थे, वी हैव टू मेक अ कंपैरिजन कि क्या मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स वही हैं जो मैंने सोचे थे। अगर तो वही हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं हैं तो फिर आपको करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे कि कैसे हम अपने आप को दोबारा डायरेक्शन पे लेके आएँ। क्या ये काम जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है वो सही नहीं है, हमें दूसरी की तरफ चले जाना है, या इसी स्ट्रैटेजी पे हमें मज़ीद नई मेहनत करने की ज़रूरत है, या हमें कोई रिक्रूटमेंट्स करनी होंगी। जो आपको लगता है, आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में मज़ीद आगे, लाज़िम बात है कोई भी स्ट्रैटेजी किताबों में जब आप देखते हैं तो वो कुछ और होती है, जब आप उस पर प्रैक्टिकली काम करते हुए जाते हैं तो उसके हर्डल्स, उसमें मसले मसाइल कुछ और नौइयत के होते हैं। तो जब हम वो कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चलता है कि असल में हमारे को मिल क्या रहा है, हमने सोचा क्या था वो एक अलग चीज़ थी, पर असल जो मिल रहा है वो भी देखना है। और अगर वो आपकी सोच के साथ अलाइन नहीं है, ऐसा ना हो 4, 5, 6 साल गुजर गए और आपका ऑब्जेक्टिव वहीं का वहीं है और आपकी स्ट्रैटेजीज़ नाकाम हो गई हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस इन ऑर्डर टू अलाइन योर परफॉर्मेंस विथ योर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये वाला जितना भी काम है ये प्लानिंग है। ऑब्जेक्टिव बनाना, उसके लिए ये सोचना कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, उसका डेटा जमा करना, उनमें से एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कराना। ये वाला जो काम है एक्चुअल रिज़ल्ट जमा करना और उसको कंपेयर करना, कंट्रोल में आता है। कंट्रोल का मतलब है वी आर कंपेयरिंग आवर प्लान परफॉर्मेंस विद आवर एक्चुअल वंस। इफ़ वी आर गो अहेड विद आवर प्लान, इट्स फेयर इनफ। इफ़ वी आर नॉट, इफ़ वी आर शॉर्ट बिहाइंड, तो फिर उसके बाद आपको करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। ये वाला जो फेज़ है ये डिसीजन मेकिंग में आता है। तो दैट्स हाउ दिस ऑल प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग वर्क्स एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जब हम चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं तो हमारे प्लान हमारे जहन में होता है कि ये हमने प्लान बनाया था और ये कंपैरिजन हमें। जब हम चीज़ों को डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते ही इसी वजह से हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने प्लान को अचीव नहीं कर पा रहे। तो दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ है कि हमें सिखाई जाती है, दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। अब उसमें अंदर उन्होंने एक निमोनिक बनाया है और उस निमोनिक से जो है वो स्टूडेंट्स को बताते हैं, और वो निमोनिक है एक्यूरेट। एक इन्फॉर्मेशन में क्या खसूसियात होनी चाहिए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन की खसूसियात लिखते वक्त एक डिस्क्लेमर मैं दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन में तमाम खसूसियात एक वक्त में मौजूद हों। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि हमारे लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे जैसे हमें कोई चीज़ जब हम ख़रीदने जाते हैं और हम नहीं सोच के चीज़ ख़रीद रहे हैं इसमें ये फ़ीचर्स होने चाहिए। अब 10 में से अगर 8 फ़ीचर्स आपको उस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं तो आप उसको ख़रीद लेते हो। 10 की 10 मिलना किसी में मुश्किल है ना। तो अगर 80% भी वो आपकी क्राइटेरिया को मैच करती है तो आप कहते हो ये ठीक है। तो इसी तरह एक इन्फॉर्मेशन में भी ये ज़रूरी नहीं है तमाम खसूसियात बैक वक्त मौजूद हों, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। तो आपको ये देखना है कि जो इसमें खसूसियात मौजूद हैं वही आपको तलाश थी, वही आपको ज़रूरत थी। अगर वही हैं तो बाकी जो इसमें खामियाँ हैं उसको जाने दें। अच्छा, एक्यूरेट का जो निमोनिक है उसके एब्रीविएशंस कुछ इस तरह से हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ और आप फिर वो नोट करेंगे कि आप। अच्छा, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले उसका सही होना ज़रूरी है। इसके अंदर फिर मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट हो
सिर्फ उसी वक्त हम डिसीजन नहीं लेंगे। अगर हम उसे ये कहते हैं कि ये रिलायबली एक्यूरेट है, मतलब हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, ये इतना रीज़नेबल है, 80% चांस ही होगा या 60%, कभी कभार 70% चांस पे भी हम बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये है तो ऐसा ही होगा। तो एक्यूरेसी का हम ये नहीं कहते कि अगर कभी आपके पास MCQs में हो कि भाई इन्फॉर्मेशन शुड बी 100% एक्यूरेट, इट्स नॉट द रूल, रीजनेबल एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी कॉस्ट बेनिफिशियल। देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है उसका कभी कभार वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कभी कभार आपको उसके पैसे देने होते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन उस वक्त अच्छी है जब उसके लिए आपने जो पैसे दिए हैं और उससे जो आपको बेनिफिट हुआ है, तो बेनिफिट शुड एक्सीड द कॉस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई इन्फॉर्मेशन के जो पैसे दे रहे हैं वो 50,000 हैं जबकि उससे फ़ायदा 40,000 का हासिल होगा, तो बेकार है ऐसी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अगर जैसे हम कहीं कहीं पर वेबसाइट्स में देखते हैं कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई लिंक्स ऐसे होते हैं जो पेड लिंक्स होते हैं जिसके लिए आपको पैसे भरने होते हैं, तो कभी कभार हम कहते हैं यार ये पैसे भर दो, ये हमें जो है इतने पैसे नहीं मांग रहे लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा है, ये सब्सक्रिप्शन से हमें फ़ायदा मिलेगा। कभी कभार हमें लगता है कि पैसे देने का फ़ायदा क्या है, ये तो अगर हम 50 रुपीज़ वाली बुक भी ले लेंगे किसी स्टॉल से उससे भी पता चल जाएगा, तो हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर पैसे। कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए। थर्ड, इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स को बोल दूँ कल आपकी क्लास है, बस इतनी बात बोल दी, स्टूडेंट 9 o'clock पे कैंपस में आ गए। अब मैं जब 12 बजे क्लास लेने पहुंची, उन्होंने कहा मिस आपने बोला था कल क्लास है। मैंने कहा मैंने ये तो बोला था कल क्लास है पर 12 बजे शुरू होनी थी, तो मैंने आधी इन्फॉर्मेशन दी ना। आधी इन्फॉर्मेशन, वही बात है ना, हमेशा इनकम्प्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेंजरस होती है। या तो आप कुछ भी ना बताएं या फिर आप पूरी बात बताएं। आधी इन्फॉर्मेशन से बात बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, उससे हम सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। फिर इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज़र टारगेटेड। यूज़र टारगेटेड मतलब ये है कि आप एक लेमैन को, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, आप उनको पाई चार्ट और हिस्टोग्राम बनाकर भेज रहे हैं और बोल रहे हैं ये सेल्स की रिपोर्ट है, उनको कुछ नहीं समझ आएगा उसमें से। हम में से ही बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ देखते हैं, उनको आधी बातें समझ आती हैं, आधी बातें नहीं समझ आती, क्योंकि वो जिस टर्मिनोलॉजीज़ में होती हैं वो किसी को भी नहीं समझ आती। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं मैच देख रही हूँ तो कभी कभार वो ग्राफ से समझाते हैं कि रन रेट पर ओवर क्या है, कभी कभार स्कोरिंग, कभी कभार कुछ। बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी, मतलब वो मैच तो देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, पर वो सारी इन्फॉर्मेशन से वो कोई रिजल्ट्स नहीं बना रहे होते। तो कहने का मकसद है जब आप इन्फॉर्मेशन किसी को दें तो उन अल्फाज में दें, उन तरीक़ेकार से दें जो सामने वाले को देखते हुए हो, जैसे कि उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर से बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ आप एसेट को डेबिट कर दें और लाइबिलिटी क्रेडिट कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। क्या उसको ये बात समझ आएगी? नहीं समझ आएगी। इसी तरह कभी कभार डॉक्टर्स हमें अपने हमारी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में समझाते हैं और ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका हमें बिल्कुल नहीं पता, बीइंग एन अकाउंटेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा वो क्या बोल रहे हैं। तो वो आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं हमारे लिए। तो कहने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन उस वक्त काम की है जब आप जिसको दे रहे हो सामने वाली ऑडियंस का कैलिबर या उसकी कॉम्पिटेंसी देखते हुए उसको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें, तब वो काम की। अदरवाइज़ वो सामने वाले के लिए एक ऐसी लैंग्वेज है जो वो नहीं समझता। जैसे हम नहीं कहते, बहुत सारे लोग बात करते बोलते फ्रेंच बोल रहे हो, हमें नहीं समझ आई। इसका मतलब है कि आपको वो टर्मिनोलॉजीज़ की समझ ही नहीं है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन का कुछ भी नहीं करोगे, आप बोर हो जाओगे। इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट। मैं आपको MA2 का कोर्स पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बोलूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में ये होता है, CA के पेपर्स में ये होता है, ICMA में ये होता है, तो इट्स इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जब दी जाएगी तो इट शुड बी रेलिवेंट टू द यूज़र, जिस पर्पज़ के लिए दी जा रही है उसके काम की। जैसे हम नहीं, बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, किसी को कहते हैं यार आप इररेलेवेंट बात करते हो, हम यहाँ की बात करें आप कहाँ से ले आए हो। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इररेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जब आप कोई सुने तो सामने वाले से ज़रूर पूछें भाई आपको कहाँ से पता चली, सोर्स। ठीक है, बहुत जगह आपने देखी होगी ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी सोर्स नीचे लिखी हुई आ रही होती है। अगर वो सोर्स रिलायबल है तो आप उस पर अमल करें, अदरवाइज़ जैसे हमारे यहाँ ही बहुत दफ़ा होता है भाई स्टूडेंट आपस में कह देते हैं कल की क्लास कैंसिल है। अब वो क्लास कैंसिल होती नहीं, वो रीमर स्प्रेड करते हैं। अब क्या होता है कि जो स्टूडेंट थोड़ी सी भी सेंस होती है वो कहते हैं भाई आपको कैसे पता चला क्लास कैंसिल है? तो वो कहते हैं भाई मिस ने हमें बताया क्लास कैंसिल है। तो कहते हैं मिस ने कब बताया? तो कहने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन जिस जगह से आपको मिल रही है उसकी सोर्स कौन सी है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं कि हमारे यहाँ बस गूगल पे सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हम डॉक्टर भी बन गए और इंजीनियर भी बन गए और टेक्नीशियन और सब कुछ बन गए क्योंकि हमारे पास गूगल है।
तो गूगल पे भी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, 10 लोग 10 तरह की बात लिख के जाते हैं, तो रेफरेंस शुड बी नोन, कहाँ से पता चली ये बात, ये ज़रूरी है। तो अथॉरिटेटिव मीन्स रेफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात टाइमली इन्फॉर्मेशन। टाइमली इन्फॉर्मेशन की मैं एग्जांपल इस तरह दूंगी कि कभी कभार स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं कि इस सवाल का आंसर बता दें। लेट सपोज मैंने मैसेज नहीं देखा और 3 दिन बाद उनको जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब ये है, फिर वो मुझे आगे से मैसेज करते हैं मिस हमारा पेपर तो हो भी गया। तो इसका मतलब इट्स नॉट अ टाइम, अब जो मैंने उनको आंसर दिया वो सुनेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि उनको अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी टाइमली, जिस वक्त हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है हमें उस वक्त पता होनी चाहिए। बाद में मिली या पहले मिली तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। जैसे आपने अपने घर पे नोट किया होगा कि आपको घर में चलते फिरते जगह जगह पेन नज़र आते हैं, लेकिन जब ज़रूरत हो तब वो पेन ना मिले, और ऐसा ही होता है, एक वक्त में 4 पेंसिल नज़र आती हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, और जब ज़रूरत होती है तो एक भी नहीं नज़र आती। तो जब वो वक्त पे नहीं मिली तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो इट शुड बी टाइमली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फॉर्मेशन शुड बी ईजी टू यूज़। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सी पेज नंबर 26 पे गए तो कह रहे हैं सी पेज नंबर 24। भाई आप डायरेक्ट बता दो क्या बात है, इतना घूम फिर के नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ईजी टू यूज़, इट शुड बी ईजी फॉर द यूज़र टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन एंड टू प्रोसेस दैट। तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन में कभी कभार, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई इन्फॉर्मेशन की आज ज़रूरत है हर सूरत, उसके लिए मुझे पैसे भी देने पड़े, कॉस्ट ज़्यादा भी इनकर करनी पड़ी, मैं फ़िक्र नहीं करूँगी। तो कभी कभार हम कुछ क्वालिटीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि बाकी क्वालिटीज़ को हासिल करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दीज आर सर्टेन क्वालिटीज़ ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक एरिया है कोर्स में जिसमें हमें रोल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं कहूँगी कि काफ़ी हद तक ये कोड जो हमारे ये जो एरिया है वो ऑब्सोलीट है, थोड़ा सा पुराना है। जैसे इसके अंदर इन्होंने डीवीडी क्या होती हैं और सीडी रोम क्या होती है, क्योंकि अब बहुत एडवांस डिवाइसेस आ गई हैं स्टोरेज के लिए भी, और इन्होंने इनपुट डिवाइसेस का जिक्र किया है स्टार्टिंग फ्रॉम कीबोर्ड। तो कहने का मकसद है कि अब चीज़ें या रोल ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस हो गए हैं। तो लेकिन जिस तरह से हमारे कोर्स में सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि जी कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे कोई डिनाई नहीं करता कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस में सबसे पहले ये है कि चीज़ें तेज़ हो जाती हैं। जो एक्यूरेसी होती है वो ह्यूमन प्रोसेसिंग से थोड़ी ज़्यादा होती है। 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में नहीं होती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डालने वाला कंप्यूटर में तो इंसान ही है ना। अगर मैं 6500 की फ़िगर को 5600 एंटर करूँगी तो ऑब्वियसली डेटा ही गलत एंटर करूँगी तो आंसर्स तो गलत आएंगे। तो 100% एक्यूरेसी की मैंने आपको कहा कभी भी आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर का एक फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन का एक वक्त में हम कितने पेपर्स हैंडल कर सकते हैं, देयर इज़ अ लिमिटेशन। लेकिन एक्सेल पर अगर आप जाएँ तो एक वक्त में आप बहुत सारी शीट्स एक वक्त में मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन का हैंडल कर लेते हैं। अच्छी बात ये एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये बहुत आसान है। आप अपने सर्च बार में लिखें कि मैं ये फ़ोल्डर की तलाश में हूँ, फ़ौरन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी में सारी फाइल्स और फोल्डर्स आपकी किसी रिकॉर्ड रूम में, उसमें से अपने मतलब का पेपर निकालना एक मुश्किल काम है। तो इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स ईजी टू सर्च इन योर कंप्यूटर एंड इन योर हार्ड डिस्क कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन की तलाश है, बल्कि फ़िल्टर भी हो जाती है इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ईजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, इसमें कुछ डिवाइसेस का मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी, एज़ वी ऑल नो अबाउट दैम लाइक कीबोर्ड एंड ऑल। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं हों, तो इसके लिए मैं ये टॉपिक कराती हूँ। आपको इनके एब्रीविएशंस आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना होएं। अच्छा, कीबोर्ड हम सब जानते हैं इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम इसके अंदर की अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल फंक्शंस के कुछ बटन होते हैं, सारी बात समझ आती है। अच्छा, एक ये डिवाइस होती है, दिस इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ज़्यादातर ये बैंक्स वगैरह में यूज़ होती है, जहाँ पर चेक को रीड करने के लिए डिवाइस होती है। दोबारा रिपीट करती हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी कि होता ये है कि ये आम पेन से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं करती है डिवाइस। मैग्नेटिक इंक से जो प्रिंट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स को इन डिवाइसेस में डालेंगे तो ये इनको रीड कर लेंगे। मैग्नेटिक इंक,
आपकी अपनी ह्यूमन राइटिंग या कोई भी इंक को रीड नहीं करती है, सिर्फ मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, एक होता है ऑप्टिमल मार्क रीडर। ऑप्टिमल मार्क रीडर में कौन सी डिवाइसेस होती हैं? अगर कभी आप इंशाल्लाह ACC का पेपर मैनुअल देने जाएंगे तो जब जैसे सेंटर बेस पेपर होते हैं, जो पेपर बेस MCQs होते हैं, अब तो कंप्यूटर बेस में तो नहीं, तो वहाँ पर आपको एक शीट दी जाती है और इस शीट के अंदर आपको अपना नाम, अपना ACC का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें बाकायदा ऐसे सर्कल्स बने होते हैं और उन सर्कल्स को आपको कलर करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कलर आप करते हैं पेंसिल से या जिससे भी, उससे कोई, ये जो पेपर होते हैं, ये कंप्यूटर, ये एक डिवाइस होती है ऑप्टिमल मार्क रीडर। ऑप्टिमल मार्क रीडर का क्या है, ये सिर्फ मार्किंग को रीड करते हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ ट्रू और फॉल्स MCQs का पेपर होता है, जैसे हमारे MBBS में होता है, तो वो मैनुअली पेपर को चेक नहीं करते, MCQs चेक नहीं करते, वहाँ पर आप शेड करते हो उस पर्टिकुलर MCQs को और फिर डिवाइस जो है वो आपके आंसर्स को रीड करती हैं। तो ऑप्टिमल मार्क रीडर जो है वो बेसिकली क्या है कि वो आपकी जो है वो मार्किंग रीड करता है, सिर्फ करेक्टर रीड नहीं करता, सिर्फ मार्किंग को रीड करके आपको दे देता है। स्कैनर हम सबको पता है। अच्छा, स्कैनर में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट हम डालते हैं, चाहे हाथ से लिखा हुआ चाहे किसी, और वो जो है वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपके कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं आप उसको। आजकल बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी हैं जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट्स एडिट भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हम डाउनलोड करते हैं जिसमें हम स्कैन हुए डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो वैसे ही रहता है जैसे आपके पेपर पे होता है, बस अब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। EPOs, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ये आपने स्टोर्स में देखा होगा जहाँ बार कोड को रीड कर, एक डिवाइस होती है जो वो आपकी प्रोडक्ट पे लाते हैं और जैसे ही उस डिवाइस पे वो बीप होती है तो कंप्यूटर पे उसकी डिटेल आ जाती है कि कौन सी डिवाइस जो ये प्रोडक्ट बिक रही हैं। वो जो डिवाइस होती हैं वो भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, यानी कि वो डेटा जो है कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है वो। और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एट पॉइंट ऑफ सेल। ये वो डिवाइसेस हैं जिसमें आप अपना कार्ड एंटर करते हो और वो कार्ड एंटर होते ही जैसे ही वो स्लिप निकलती है आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एट पॉइंट ऑफ सेल, जिस पॉइंट पर सेल हुई उसी वक्त में फ़ंड ट्रांसफ़र हो गए, ऐसी डिवाइसेस EFTPOs कहलाती हैं। ये वो कार्ड रीडिंग डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आपके अकाउंट से पैसा निकल के दूसरे अकाउंट में, वो तो फिर मर्चेंट जब क्लेम करता है तभी क्लेम करता है, उसके अकाउंट में तो तभी जाता है, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा उसी वक्त निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एट पॉइंट ऑफ सेल, एक ये भी डिवाइसेस होती हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी कार्ड रीडिंग डिवाइस भी देखते हैं, जैसे अटेंडेंस के लिए बहुत जगह पर हम सिर्फ अपना कार्ड मशीन के आगे रखते हैं। अच्छा, उसमें भी दो तरीके से होते हैं। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, यानी कि उसको हम स्वैप करते हैं और हमारी डिटेल्स चली जाती हैं। और कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें चिप लगी होती है, स्मार्ट कार्ड जिसे आप बोलते हो, और वो चिप आप सिर्फ दिखाते हो और आपकी सारी डिटेल्स उस चिप में सेव हुई होती हैं। इसके अलावा भी अब तो बहुत सारी डिवाइस आ जाती हैं, रेटिना स्कैनर आ गए हैं, फिंगरप्रिंट से स्कैन हो जाता है, फेस रिकग्निशन डिवाइसेस हैं, तो वो भी सारी इनपुट डिवाइसेस ही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इसके अंदर कुछ नया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टोरेज डिवाइसेस का भी जिक्र किया जिसमें से DVD, हार्ड डिस्क, पर उसके अलावा भी अब तो USB हैं, हार्ड ड्राइव हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम हैं जिन पर आप अपना डेटा को आराम से जो है वो स्टोर कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है रिगार्डिंग हाउ टू रिपोर्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, रिपोर्ट करने के लिए वी हैव गॉट लेटर्स, emails, मेमोज या रिपोर्ट्स। अच्छा, मैं इन पे बाद में बात करूँगी। पहले व्हाट फैक्टर्स शुड वी कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग विच मीडियम, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड शुड बी यूज्ड। Starting from distance,
written record, feedback, confidentiality, recipient और कॉस्ट। अच्छा, बहुत सारी जगह पे फॉर एग्जांपल हमें सप्लायर को ऑर्डर देना है, हमें कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर कब करना है या उससे कुछ डिटेल्स चाहिए, हमें अपने लॉयर से अपने केस के बारे में मालूमात करनी है, तो हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करें। एक तो होता है हम फ़ोन उठाया, बात की, फ़ोन रख दिया, एक होता है हम उसको लेटर भेजते हैं, एक होता है कभी कभार हमें ईमेल सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज देते हैं। हम कौन से कम्युनिकेशन मेथड से रब्ता करें, इस बात के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो टाइम, आपको इन्फॉर्मेशन सामने वाले को कितनी जल्दी पहुंचानी है, कितनी देर में पहुंचानी है। अगर आपके पास बहुत टाइम है और वो कहीं दूसरे शहर में है और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनके पास चले जाएं, जाने में 1 दिन लग जाएगा, अच्छा है, दूसरा शहर घूम के भी आ जाएंगे, लेकिन आपके पास तो टाइम ही टाइम है। पर अगर आपको बहुत अर्जेंट बेसिस पे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको लगता है वहाँ जाने में इतना टाइम लग जाएगा, आप फैक्स कर दें, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। तो कहने का मकसद है कि कितना टाइम, कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है या कितनी जल्दी आप सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक तो पहला फैक्टर वो है। जल्दी नहीं है तो फिर दूसरे तरीके कार हैं, जैसे आपने नोट किया होगा कि हम किसी को कोई चीज़ भिजवानी होती है, आप पाकिस्तान पोस्ट से भी भेज सकते हैं और TCS और DHL भी ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है सामने वाले को हमें 2 महीने में भी पहुंच जाए, कोई जल्दी नहीं है, तो आप चीपेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे जहाँ पैसे कम लग रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है 3 दिन बाद ईद है और ईद से पहले ये चीज़ उसको मिलना ज़रूरी है, तो आप ये देखेंगे कि जल्दी पहुँचेगी किस सूरत में, भले पैसे कितने लगते हैं उसकी परवाह नहीं है ना। तो टाइम हम चेक करते हैं। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ तरीक़ेकार ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे अगर मैं किसी को कोई रजिस्ट्री भेज रही हूँ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बहुत मेथड कॉम्प्लेक्स है। जैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ये आसान काम नहीं, रातों रात रिपोर्ट नहीं। आपने देखा होगा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी तश्कील की दी जाती है, कमेटी को हम फॉर्म करते हैं और वो बैठ के अपने एनालिसिस देती है और रिपोर्ट बनाती है। तो रिपोर्ट बनाना रातों रात का काम नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो, डिस्टेंस कितना इन्वॉल्व है। अगर आपको लगता है पीछे वाली गली में हमारा सप्लायर है, उससे जाके आप पीछे वो खुद चले जाएं और जाके उसको ऑर्डर डन कर लें। अगर आपको लगता है कि बहुत दूर है हमारा सप्लायर, तो ठीक है, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लें या कुछ और तरीके से। अब तो जूम मीटिंग का भी ऑप्शन है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें हमें जो सामने वाले से साइन लेना होता है कि हमने आपको ये बात बता दी। जैसे कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग या कोर्ट की डिटेल्स आती हैं कि भाई आपके ख़िलाफ़ ये केस हुआ है, तो वो सामने वाले को हाथ में देनी होती हैं कि, और उससे साइन लेनी होती है कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर दी है। क्योंकि फिर सामने वाला जो होता है वो ये क्लेम कर सकता है हमें तो पता ही नहीं चला कोर्ट में केस की तारीख थी, ठीक है। तो अगर आपको रिटन रिकॉर्ड है तो फिर आपको फिज़िकल फिर आप ईमेल्स वगैरह को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। सामने वाला ये मुकर सकता है कि हमने तो ईमेल पढ़ी नहीं थी, हमारा तो अकाउंट हैक हो गया था। फीडबैक, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आप ऐसी है जिसमें आपको सामने वाले का रिस्पांस भी चाहिए, यानी कि ओके डन। जैसे कभी कभार मैं अगर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि कल क्लास कैंसिल है, ठीक है, अब मैंने मैसेज कर दिया, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना पढ़ा हो, तो हम ऐसे कम्युनिकेशन मेथड की तरफ जाएंगे जिसमें श्योरिटी हो कि सामने वाले ने, या तो मैं उनको कॉल करके बताऊँ भाई कल क्लास नहीं होगी, ताकि मुझे यकीन हो कि हर किसी ने हाँ या ना या रिस्पॉन्ड किया है। तो अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ नहीं जाते हो, फिर आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं या फिर रिटन जो भी। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपको, अच्छा, ईमेल्स कभी भी कॉन्फिडेंशियल सोर्स कंसिडर नहीं की जाती हैं, लेटर्स उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंशियल जो सोर्स से कंसिडर की जाती हैं। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता आप क्या मानते हैं, ये जो है वो उस बात पे मैटर करता है। क्योंकि लेटर जो हम फिज़िकली अगर किसी के हैंड में देते हैं तो हमें पता है कि वही शख्स ओपन करेगा, जबकि ईमेल में हैकिंग वगैरह का रोल बहुत ज़्यादा है। जो इन्फॉर्मेशन आप किसी को देंगे तो सामने वाले की वही बात है, काबिलियत और कॉम्पिटेंसी को देखते हुए उसको इन्फॉर्मेशन दें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मैं कहूँगी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ पिक्चर, और वो कहे मेरे पास तो व्हाट्सएप नहीं है, हमारे पास तो इंटरनेट होता ही नहीं है, तो फिर व्हाट्सएप वाले मीडियम से तो चीज़ नहीं जा सकती, अब आपको कोई दूसरे तरीके पर आना पड़ेगा। तो सामने वाले रेसिपिएंट को देखते हुए आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट को देखते हुए।
फिर मैं आपको बोलूँगी सारे कम्युनिकेशन मेथड में ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है हों, लेकिन आपके लिए उस वक्त, जैसे मैंने आपको कहा, अगर मुझे कोई चीज़ किसी को आज बतानी है, अर्जेंट है, मैं ये नहीं देखूँगी कॉस्ट किस में ज़्यादा आ रही है, मैं ये देखूँगी आज पहुँच जाए, उस तरीके से मुझे वो चीज़ पहुँचानी होगी। अच्छा, अब आप लेटर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। इसका एक प्रॉपर हेडर होता है, एक प्रॉपर एंडिंग होती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो इट्स अ फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल आप कर सकते हैं, ईमेल के फ़ायदे हैं, एक तो स्पीड, दूसरा नंबर ऑफ़ रेसिपिएंट्स को आप एक वक्त में सेंड कर सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब बहुत सस्ते में काम हो जाता है, जबकि आप सबको लेटर टीसीएस करेंगे तो ये महंगा पड़ेगा। अच्छा, कभी कभार ईमेल्स में ऐसा भी होता है कि डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती है, यानी कि अगर आपका सामने वाले को जो आपने ईमेल भेजी है वो ईमेल एड्रेस गलत है या कुछ, तो वो आपको बता देते हैं या नोटिफाई कर देते हैं कि ये ईमेल सेंड नहीं हो सकी है, तो ये भी वजह होती है। हाँ, लेकिन ईमेल में सामने वाले का रिस्पॉन्स, यानी कि ईमेल पढ़ के उसने बात मानी मेरी, नहीं मानी, ये बातें नहीं पता चलती। ईमेल कॉन्फिडेंशियल सोर्स नहीं होती है। अच्छा, ईमेल का एक और फ़ायदा ये है कि आप अटैचमेंट्स भेज सकते हैं साथ में, वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, पीछे 5 साल की, जैसे अगर मुझे अपने 3 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और वो मुझे ईमेल पे भेज दें, बजाय इसके कि मुझे 25 पेजेस पकड़ा दें, तो वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ईजी है हैंडल करना कि अगर मेरी ईमेल पर आ जाए। मेमोज़ जो होते हैं ये इंटरनल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और ये इनफॉर्मल है। इसके अंदर तरीक़ेकार होता है टू हुम इट मे कंसर्न। जैसे हमने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि ईद उल अज़हा की ये छुट्टियां हैं, या हमारे ऑफिस टाइमिंग्स चेंज होके ये हो गए हैं, तो ये एक जर्नल अनाउंसमेंट होती है जो सबके लिए होती है। इसमें टू फ्रॉम कुछ नहीं होता कि मैं आपको या खुसूसी किसी एक को बात कर रहा हूँ। एक जर्नल अनाउंसमेंट होती है जो हम करते हैं और ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए हम मेमोज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्ट का भी तरीक़ेकार है। एक टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें डिटेल बातें होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्क्लूजन्स होते हैं। एक रिपोर्ट जो हम बनाते हैं, बग़ैर कॉन्क्लूजन के कोई रिपोर्ट नहीं होती है, यानी कि आप एंड में समराइज़ करते हैं कि इस पूरी जानकारी के बाद, इस पूरी रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये हुआ था। अपने रिकमेंडेशंस भी आप देते हैं, रेफरेंसेस बताते हैं कि इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए आपने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, किस किस को इंटरव्यू किया। तो इट्स अ डिटेल एक्सरसाइज, इट्स नॉट लाइक कि हम हर बात की रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट बनाने में टाइम लगता है और एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो ये कुछ तरीक़ेकार थे जिससे हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देते थे। और ये तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ MA2, जिसके अंदर हम अपने इनिशियल के एरियाज़ कवर करते थे। आई होप दिस ऑल वुड बी क्लियर फॉर नाउ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।